हेलो गाइस, वेलकम टू करियर इजी चैनल। तो आपके पास वेक्टर का ये पार्ट 6 है। ठीक है, पार्ट 6 मैंने आपको बताया था कि जो पार्ट 5 के अंदर मैंने आपको थ्योरी बताई है उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, पहले उस पार्ट को समझेंगे कि क्वेश्चन कैसे बनता है। और मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराने वाला हूँ। ठीक है, वेक्टर के और अलग अलग टाइप के जितने भी इंटीग्रेशन के क्वेश्चन पॉसिबल है सारे बोर्ड पर आ जाएंगे आपके पास। आपको कोई अलग से कुछ प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं, अलग से टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको हर टाइप का क्वेश्चन करा दूंगा यहाँ बोर्ड पे। तो क्वेश्चन ये है, ये कहता है लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रल सी, लिखा हुआ है यहाँ पे कुछ, ये क्वांटिटी आपसे पूछी गई है। सी एक कर्व है जो क्या कर रही है, एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन है जो ज्वाइन कर रही है पॉइंट ए और बी को। ठीक है, आपने इंटीग्रेशन करनी है इसके ऊपर। इसको ना लाइन इंटीग्रल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइन इंटीग्रल। देखो, या तो वो क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, इस क्वेश्चन को ना ऐसे ही पूछ सकता था, वो ऐसे लिख सकता था एफ आई इज इक्वल टू, ऐसे लिखता वो आई इज इक्वल टू एफ वैक्टर डॉट डी आर वैक्टर। तो इसको बोलते हैं लाइन इंटीग्रल। ठीक है, वो बोलता है फाइंड एफ वेक्टर डॉट डी आर वैक्टर वेयर, मतलब मैं ये बता रहा हूँ क्वेश्चन और किस तरीके से आ सकता है, वेयर एफ वैक्टर इज इक्वल टू 2z आई कैप, ठीक है, प्लस 2y जे कैप प्लस 2x के कैप, ऐसे लिख देता हूँ। और मतलब ऐसे पूछता। अब उसने सीधा इसको, अब देखो है क्या कि ये ना एफ वेक्टर डॉट डॉट डी आर वैक्टर, डी आर वैक्टर क्या होता है? देखो डी आर वैक्टर आपको पता है, डी आर वैक्टर आपके पास आएगा डी एक्स आई कैप। याद है मैंने आपको बताया था कार्टेशियन सिस्टम के अंदर जो हम छोटा सा लेंथ एलिमेंट मानते हैं, क्या मतलब डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। तो जब आप इसको इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करोगे ना तो एग्जैक्टली ये स्टेटमेंट बन जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो पॉइंट या तो वो ऐसे देगा या वो ऐसे जैसे उसने दे दिया इस तरीके से दे देगा। जब भी आपको दो पॉइंट ज्वाइन करने के लिए इंटीग्रेशन करनी आए ना, कभी भी अगर ऐसे इंटीग्रेशन पूछता है तो आपने यूज़ करनी है पैरामीट्रिक फॉर्म। तो लाइन का क्या होता है मैं आपको बताया, तो पहले थोड़ी सी थ्योरी बता दूँ। सपोज आपके पास ये पॉइंट है x1 y1 z1 और दूसरा पॉइंट है x2 y2 z2। तो जो स्ट्रेट लाइन होती है ना, ये 3D के अंदर एक रूल होता है, इसकी इक्वेशन होती है x माइनस x1 डिवाइड बाय कोई भी फर्स्ट पॉइंट, चाहे आप x माइनस x2 ले लो, आपकी मर्जी है, बट इनिशियल होता है। सपोज ये इनिशियल पॉइंट है, ये इनिशियल है, ये इनिशियल है और ये फाइनल है। तो आपने क्या करना है, आप ये आपकी मर्जी है, आपने कौन सा इनिशियल कौन सा फाइनल करना है। ठीक है, सपोज मैंने ये मान लिया, तो x माइनस x1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1 इज इक्वल टू z माइनस z1 डिवाइड बाय z2 माइनस z1 इज इक्वल टू सम कांस्टेंट। जैसे मान लो मैंने मान लिया t इज इक्वल टू सम कांस्टेंट या सम नंबर। ठीक है, कहीं लैम्डा लिखते हैं, कहीं के लिखते हैं, मैंने t लिख लिया मान लो। तो आप क्या कर सकते, ये एक नॉर्मल इक्वेशन होती है। यहाँ से आपने क्या करना है, इस x की वैल्यू निकालनी है x y z, ताकि मैं क्या करूँगा x y z को यहाँ से रिप्लेस कर दूंगा और dx dy dt की वैल्यू, जैसे x निकालोगे तो वहाँ से dx की वैल्यू भी आ जाएगी। तो होगा क्या, ये पूरी इंटीग्रेशन है सिर्फ सिंगल वेरिएबल के अंदर चेंज हो जाएगी। कभी भी लाइन के इंटीग्रल क्वेश्चन आएगा हमेशा ऐसे ही आएगा और आपने ऐसे ही प्रोसीड करना है। ठीक है, तो अब देखो, अब मैं क्या करूँगा, तो मैं अगर इसको फॉलो करता हूँ तो क्या मैं लिख सकता हूँ यहाँ से, अगर मैं इसको इनिशियल पॉइंट मानता हूँ इसको फाइनल। ठीक है, तो यहाँ से क्या लिखूंगा लाइन की इक्वेशन, देखो मैं लिखूंगा x माइनस जीरो डिवाइड बाय 4 माइनस जीरो इज इक्वल टू वाई माइनस टू इज इक्वल डिवाइड बाय 1 माइनस टू इज इक्वल टू z माइनस 1 डिवाइड बाय -1 इज इक्वल टू टी। तो क्या मैं यहाँ से लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू 4t। देखो ज़्यादा ध्यान से, x को मैं 4t लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। ठीक है, y को देखो क्या लिख सकते हैं, y को लिख सकते हो आप, ये लिख सकते हो आप 2 माइनस टी। समझे कैसे? ये देखो -1 है, उधर मल्टीप्लाई होएगा तो -t बनेगा, फिर ये 2 उधर चला जाएगा, तो y आ गया इतने इसके बराबर। तो आप बता सकते हो z किसके बराबर आएगा, ये आ जाएगा 1 माइनस 2t। तो यहाँ से हम ये भी बता सकते हैं dx किसके इक्वल आएगा, dx आ जाएगा 4dt, dy किसके इक्वल आ जाएगा -dt। ठीक है, इसके तो जीरो होती है ना डिफरेंशिएशन। dz किसके इक्वल आ जाएगा, dz ये आ जाएगा -2dt। अब आपको सभी की वैल्यू पता चल गई, dz dy dx, इन सभी को यहाँ पे पुट कर दो, x y z की वैल्यू भी क्या आपके पास है। क्वेश्चन ये है कि फिर इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ जाएगी। जब आप इस रूल का यूज़ करोगे ना तो हमेशा ही जो इंटीग्रेशन होगी t की लिमिट वो 0 से 1 ही जाएगी। आप कभी भी चेक कर लेना, कभी भी चेक करोगे तो t की जो लिमिट जाएगी वो 0 से 1 ही जाएगी, हमेशा ही ऐसा होएगा, 0 से 1 जाएगी। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, अब इस क्वेश्चन को 2 तो 2 है, इस क्वेश्चन को यहाँ पे थोड़ा क्या करते हैं, चेंज कर लेते हैं जो हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है। मतलब आपने क्या करना है, यहाँ से x की वैल्यू, ठीक है, आपने क्या करना है,
यहाँ से x और ये सब वैल्यू पुट करनी है आपने। तो देखो, तो क्या वैल्यू आएगी बताओ। तो यहाँ से इंटीग्रेशन आई की वैल्यू क्या बन जाएगी, आपके पास आई बन जाएगा, आई इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 से 1 टू, तो एज इट इज़ आ गया। z की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, z की वैल्यू कितनी है, ये रही 1 माइनस 2t। dx की वैल्यू कितनी है, 4dt। ठीक है, सारा t के अंदर चेंज हो जाएगा बस, प्लस 2 टाइम्स y की वैल्यू कितनी है, y की 2 माइनस टी, dy की वैल्यू कितनी है, माइनस dt। ठीक है, प्लस 2, x की वैल्यू कितनी है, x की ये रही 4t, x की वैल्यू 4t, और dz की माइनस 2dt। ठीक है, तो आप देख रहे हो ये सारा का सारा इंटीग्रल किसके अंदर चेंज हो गया, ये सारा का सारा इंटीग्रल आपके पास x की फॉर्म में चेंज हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ एक वेरिएबल की फॉर्म में, t की फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो देखो क्या बना, i इज इक्वल टू 0 से 1, ये देखो टोटल क्या बने, dt सभी के अंदर से कॉमन निकाल देना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, देखो ये बन गया 4 × 2 8 माइनस 16t। ठीक है, dt तो कॉमन चला जाएगा, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ से t माइनस 2, तो बन जाएगा प्लस 2t माइनस 4। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन ज़रा ध्यान से देखना एक बार, यहाँ पे कितना बन जाएगा, माइनस 2 4 16 माइनस 16t, और सारे के साथ क्या आ जाएगा बाहर, dt, बाहर सारे के साथ क्या आ जाएगा, dt आ गया। ठीक है, तो उसको और सॉल्व कर लेते हैं आगे, और सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा, देखो ये आ जाएगा 0 से 1, देखो ये कितना बन गया, 8 और माइनस 4 कितना आ गया, 4 आ गया, यहाँ से 4 आ गया। ठीक है, t कितने हैं, देखो माइनस 16 माइनस 32, तो माइनस 30t इंटू क्या आ जाएगा यहाँ से, dt। तो जब आप सोल्व करोगे तो क्या बनेगा, देखो ये बनेगा 4t माइनस 30t स्क्वायर डिवाइड बाई 2, और लिमिट 0 से 1। ठीक है, 0 से 1, तो जब आप अपर लिमिट पुट करोगे, लोअर लिमिट में तो 0 बनेगा, सिर्फ अपर पुट करना है, तो अपर पुट करोगे 4 माइनस 15 टाइम्स टी स्क्वायर की वैल्यू 1, तो ये ओवरऑल आंसर कितना आ जाएगा आपके पास, माइनस 11। तो इस टाइप से आपके पास लाइन इंटीग्रल का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल होता है, 2 पॉइंट्स दे देगा, आपने लाइन की इक्वेशन लिखनी है, उसको पैरामीट्रिक फॉर्म में चेंज करना है। और ये मैंने आपको बताया, या तो वो लिख के ऐसे देगा, नहीं तो एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर लिख के देगा। बट आपको समझ में, डी आर वेक्टर हमने डी एक्स डी वाई और डी जेड की फॉर्म में, जो मैंने आपको बताया था कार्टेशियन सिस्टम के अंदर जो हम कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो ये गेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था 17 का, 2 मार्क्स का, बहुत ईजी क्वेश्चन था। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 2016 का है, 2 मार्क्स का। मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। इसने लिखा है द रीजन स्पेसिफाइड बाय, ऐसे दे रखा है रो ग्रेटर देन इक्वल टू 3 लेस देन इक्वल टू 5। ठीक है, कोई रीज़न है, ठीक है, जिसकी बात कर रहे हैं वो 5 की वैल्यू आपको दे रखी है, 5 की वैल्यू दे रखी है आपको, कहाँ से कहाँ तक, π/8 से लेके कहाँ तक है, ये दे रखी है आपको π/4 तक। ठीक है, ये कोई रीज़न बनेगा ना, कोई वॉल्यूम बनेगी। और z की वैल्यू दे रखी है आपको 3 से ज़्यादा लेकिन 4.5 से कम। तो ये आपको कुछ वैल्यूज दे रखी हैं इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट, आगे लिखा है उसने इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट। तो आपने बताना है कि अगर मेरे पास कोई सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में कोई जो रो की वैल्यू है, अगर वो 3 से 5, रेडियस की जो वैल्यू 3 से 5 वेरी कर रही है, और एंगल आपके पास π/8 से लेके π/4 तक है, और z की वैल्यू 3 से 4.5 तक है, तो बताओ इसने जो सिस्टम ने जो एंगल बनाया, जो वॉल्यूम अपने अंदर वो की, जो वॉल्यूम एनक्लोज की, उसकी वैल्यू बताओ। तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जब भी सिलेंड्रिकल सिस्टम के अंदर जब भी आपको वॉल्यूम लिखनी है, तो वॉल्यूम, ठीक है, तो वॉल्यूम किसके इक्वल आएगी, वॉल्यूम आएगी आपके पास, आपको लिखना पड़ेगा डीवी। वॉल्यूम के लिए छोटी सी वॉल्यूम मान लेंगे, छोटी सी वॉल्यूम को बड़ा कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, टोटल वॉल्यूम आ जाएगी, छोटी सी वॉल्यूम लिख देंगे। लेकिन लिमिट क्या रहेगी, रो की लिमिट क्या रहेगी, 3 से लेके 5 तक। फाई की लिमिट क्या रहेगी, फाई की वो रहेगी π/8 से लेके π/4 तक। ठीक है, और जो z की वैल्यू लिमिट रहेगी वो कहाँ से कहाँ तक रहेगी, 3 से लेके 4.5 तक। अब क्वेश्चन ये है कि डीवी क्या लें, तो मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर लेक्चर नंबर 5 के अंदर जो वेक्टर कैलकुलस के, उसके अंदर मैंने आपको क्लियरली बताया कि जब भी आपको सिलेंडर की वॉल्यूम कंसीडर करनी है, तो आप क्या यूज़ करोगे, रो डी फाई डी जेड।
तो ये आपने कंसीडर करना था। बस अब तो सिंपल है, इस इंटीग्रल को आपने सोल्व करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, रो के लिए सोल्व कर लूँगा। तो इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी यहाँ से, ये आ जाएगी रो स्क्वायर डिवाइड बाई 2, लिमिट क्या है 3 से 5, लिमिट क्या है 3 to 5, और इसके साथ ये तो इतना पार्ट सोल्व हुआ सिर्फ, रो के आगे रो स्क्वायर डिवाइड बाई 2 लिमिट आ जाएगी। उसके बाद दो इंटीग्रल और भी बचे हैं, ये फाई का इंटीग्रल बचा और जेड का इंटीग्रल बचा। तो मैं क्या करूँगा, इसको कैसे लिखूँगा बताओ, इसको हम सोल्व कर लेंगे। ठीक है, इसको ऐसे लिखेंगे, ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये बराबर आ जाएगा आपके पास इंटीग्रल इंटीग्रल, यहाँ आ जाएगी फाई की लिमिट पाई बाई 8 से लेके कहाँ तक, पाई बाई 4 तक, और यहाँ पे आ जाएगी जेड की लिमिट 3 से लेके 4.5 तक। लेकिन ये जो पोर्शन है वो क्या बन जाएगा, जेड स्क्वायर डिवाइड बाई 2, और लिमिट आ जाएगी 3 to 5। फिर यहाँ पे लिखेंगे डी फाई और डी जेड। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए, मैं लास्ट वीडियो के अंदर आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, देखो ये कितना आ गया, ये आ जाएगा 5 स्क्वायर। ठीक है, ये कितना बन जाएगा यहाँ से, ये देखो 5 का स्क्वायर करोगे 25, 9 का स्क्वायर करोगे तो 25 माइनस 9, 25 माइनस 9 कितना बचा 16, फिर 2 से डिवाइड करो तो बन जाएगा 8, तो 8 बन गया। ठीक है, ये तो बाहर आ गया, कांस्टेंट पार्ट था ये बाहर आ गया, ये कांस्टेंट पार्ट था बाहर आ गया। अब देखो फाई का अंदर कोई कंपोनेंट नहीं है, तो फाई की इंटीग्रेशन क्या बनेगी, डी फाई की इंटीग्रेशन क्या बनेगी, फाई, डी फाई की इंटीग्रेशन बनेगी फाई। जेड का भी कोई कंपोनेंट नहीं है। अच्छा, फाई की लिमिट क्या है, पाई बाई 8 से लेके पाई बाई 4 तक। फिर आप देख रहे हो जेड का भी कोई कंपोनेंट नहीं है, तो जेड का भी आंसर क्या आ जाएगा, जेड आ जाएगा, लेकिन लिमिट क्या रहेगी 3 से लेके 4.5। तो आप इसको डायरेक्ट सोल्व कर दो। अब यहाँ से कितना आ गया 8 इंटू ये कितना आ जाएगा पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 8। ठीक है, और ये कितना बन जाएगा यहाँ से 4.5 माइनस 3। तो अगर आप इसको थोड़ा और सोल्व कर लोगे, थोड़ा और सोल्व कर लोगे तो क्या बन जाएगा, देखो ये बन जाएगा आपके पास 8 इंटू यह आ जाएगा 1.5 इंटू पाई बाई 4 में से पाई बाई 8 माइनस करोगे तो पाई बाई 8 ही आएगा। ठीक है, तो आप देख रहे हो 8 से 8 कैंसिल हो गया, तो ये बन गया 3/2 इंटू पाई, है ना, ये 8 से 8 कैंसिल हो गया, इसको लिख सकते हैं 3/2, तो 3/2। अब देख लो कैलकुलेटर के अंदर 3/2 की वैल्यू कितनी आएगी। ये आपके पास अगर मैं इसको क्या लिखता हूँ, ऐसे कर लेते हैं, थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं, इसको 22/7 लिख लो, 22/7, तो ये कितना बन गया, ये बन गया 33 डिवाइड बाई 7, दैट इज 7 हो गया 28, 5 7 7 4.7 समथिंग आ गया। एक सेकंड इसका आंसर चेक कर लेते हैं। ठीक है, बट आपको पूरी प्रोसेस तो समझ में आई ना, ये कि हमने कैसे इसको सोल्व किया। ठीक है, तो आंसर दिया 4.712। हाँ, तो ठीक है, ऐसा ही कुछ बन रहा है। तो ये ऐसे इजी सा क्वेश्चन आएगा वॉल्यूम इंटीग्रल को लेके या फिर लाइन इंटीग्रल को लेके। ठीक है, तो बहुत इजी सा क्वेश्चन आएगा। अभी एक मैं क्या करता हूँ, एक क्वेश्चन अभी, बट ठीक है, ये वॉल्यूम से रिलेटेड था। मैं आपको इसके अंदर इस वीडियो के अंदर क्या करता हूँ, मैं आपको ना कुछ थ्योरम्स बताता हूँ। ठीक है, उन थ्योरम्स के बेस पे क्वेश्चन गारंटेड आएगा। वॉल्यूम और लाइन इंटीग्रल क्वेश्चन कम पूछा जाता है, जनरली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना वो थ्योरम से रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो मैं क्या करूँ, क्योंकि हमने प्रैक्टिस करनी है, तो मैं ऐसा तो करूँगा नहीं कि मैंने आपको बताया कि हम कम टाइम के अंदर ज़्यादा आउटपुट चाहते हैं। ठीक है, तो मैं आपको कोई टाइम ऐसे फालतू चाहता नहीं कि आपका टाइम ज़्यादा ख़राब हो। हम मुद्दे की बात करें मेन, जो हमारे मतलब की चीज़ है, ताकि टाइम से आपका सिलेबस खत्म हो और आपको वही चीज़ें सीखने को मिले जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पॉइंट ये है, मैं आपको कुछ थ्योरम्स बताता हूँ, इन थ्योरम्स को स्टार मार्क कर लेना, मतलब यहाँ से क्वेश्चन गारंटेड आएगा ही आएगा। तो सबसे पहले थ्योरम होते हैं गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर मैं थ्योरम डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्या करेंगे, इनके क्वेश्चन करेंगे सभी के। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या होता है, ये कहता है कि मान लो आप किसी वेक्टर का ना सरफेस इंटीग्रल कर रहे हो, कोई वेक्टर है जिसका आप क्या कर रहे हो, सरफेस इंटीग्रल कर रहे हो, और सरफेस इंटीग्रल ना क्लोज सरफेस के ऊपर है। क्लोज सरफेस समझते हो, क्लोज सरफेस, देखो सपोज आपके पास ये कोई वो है, क्या बोलते हैं, ये कोई रेक्टेंगल या फिर मान लो स्क्वायर है, तो इसके बीच का ये पूरा एरिया है, तो आप इसके ऊपर इंटीग्रेट कर रहे हो, इसको बोलते हैं ओपन सरफेस। अगर आप इस सरफेस की बात करोगे, इस सरफेस को क्या बोलते हैं, ओपन सरफेस। ठीक है, ये क्लोज सरफेस नहीं है। क्लोज सरफेस का मतलब होता है इस टाइप से, कोई जैसे क्यूब होता है। ठीक है, जैसे कोई क्यूब हो गया आपके पास। ठीक है, तो अगर आप
अगर आप इस सरफेस की बात करते हो ना, इसके सरफेस की, तो आप देख रहे हो ये क्लोज सरफेस बनेगा। क्लोज सरफेस मतलब इसके 6 फेस है ना, 1 इसके बैक साइड वाला, ये इसके इधर वाला, नीचे वाला, ऊपर वाला, 6 फेस। तो आपने मान लो किसी वेक्टर को पूरे सरफेस के ऊपर, पूरा सरफेस क्लोज है, सारे सरफेस के ऊपर इंटीग्रेट करना है। जैसे ये क्यूब है ना, इसके 6 के 6 फेस पे इंटीग्रेट करना है। या फिर कोई स्फीयर है, जैसे बॉल होते हैं ना, ये लेदर की बॉल होती है जो क्रिकेट बॉल होती है, या टेनिस बॉल। तो आप देख रहे हो आपने उसके पूरे सरफेस के ऊपर इंटीग्रेट करना है, पूरे सरफेस को, पूरा सरफेस क्लोज है। जब भी कोई सरफेस क्लोज होएगा ना, वो कुछ ना कुछ वॉल्यूम एनक्लोज करेगा, समझ रहे हो। जब भी कोई सरफेस क्लोज होएगा उसके बीच में कुछ वॉल्यूम फंसेगी। जैसे क्यूब ही है, क्यूब के अगर आप मान लो क्यूब की बजाय आप अगर इसको देखो, ठीक है, जैसे मान लो ये इंक वाला बॉक्स है, तो आप देख रहे हो कि इसके अंदर क्या, इसके 6 फेज हैं, देखो 1 2 है ना। तो अगर मैं इसके बाहर फेज की बात करूं, ठीक है, तो अगर आप इसके बाहर फेज, तो इसके अंदर एक वॉल्यूम इनक्लोज है। देखो अगर ये खाली सिर्फ इसकी बात करता, मान लो सिर्फ ये बाहर वाला पोर्शन है, बाहर वाला पोर्शन है, इसको बोलते हैं ओपन सरफेस। लेकिन जब आप पूरे सरफेस की बात करोगे तो बनेगा क्लोज सरफेस, और क्लोज सरफेस के बीच में हमेशा क्या होएगा, एक वॉल्यूम इनक्लोज होएगी, हमेशा एक वॉल्यूम इनक्लोज होएगी। तो वो कहता है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या कहता है कि मान लो आप इस वेक्टर को ना इसके 6 फेस पे इंटीग्रेट करने वाले थे, मान लो, तो आप देख रहे हो यार 6 फेज के ऊपर इंटीग्रेट करना है, इसके 6 फेस हैं, फेस 1 फेस 2 है ना, हर फेस के ऊपर इंटीग्रेट को बहुत टाइम लगेगा। वो कहता है ऐसा ना करो, आप क्या करो, तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम ने क्या बताया, आप क्या करो कि इसका ए वेक्टर का सरफेस इंटीग्रल करने की बजाय क्लोज सरफेस के ऊपर, मतलब सभी के ऊपर, आप क्या करो, इसका पहले डाइवर्जेंस ले लो, इस वेक्टर का डाइवर्जेंस लेके कुछ अमाउंट आएगा, उस वेक्टर का क्या करो, वॉल्यूम इंटीग्रल ले लो, कहाँ पे, जो इसने वॉल्यूम एनक्लोज किया है, जो इसके अंदर वॉल्यूम फंसी है ना, इसके बीच में फंसी है वॉल्यूम। जैसे स्फीयर के मान लो आप सरफेस के ऊपर इंटीग्रेट कर रहे हो, तो वो स्फीयर के ऊपर इंटीग्रेट करना मान लो आपको मुश्किल लग रहा है, ठीक है, तो आप क्या करो, उसका डाइवर्जेंस लो, वेक्टर का डाइवर्जेंस लेके कुछ आंसर आएगा, उसका वॉल्यूम इंटीग्रल कर दो, कहाँ पे, जो उसके अंदर वॉल्यूम फंसी है उसके ऊपर। इसको बोलते हैं गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। अभी सिर्फ थ्योरम सुनो, क्वेश्चन जब हम करेंगे तो वैलिडेशन से आपको क्लियर हो जाएगा कि एग्जैक्टली क्या, और ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। बट पॉइंट ध्यान में रखना कि ये सरफेस क्लोज होना चाहिए। अगर आपके पास एक सरफेस होता है ना ऐसे सिर्फ ओपन, मान लो ऐसे एक सरफेस दे देता आपको, ये जैसे मैंने पहले बनाया था, ठीक है, और बोलते हैं कि इसके ऊपर, तो यार ये तो ओपन सरफेस है, क्लोज नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज, तो ये पॉइंट आपको समझ में आएगा गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। एक थ्योरम होता है आपके पास स्टोक्स थ्योरम, ठीक है, एक थ्योरम होता है आपके पास स्टोक्स थ्योरम। तो ठीक है, स्पेलिंग चेक कर लेना है थ्योरम वगैरह के, और ये इसके, ठीक है, इसके स्पेलिंग गलत हो सकते हैं। तो पॉइंट क्या है, स्टोक्स थ्योरम क्या कहता, मान लो आप किसी वेक्टर को लाइन इंटीग्रल कर रहे हो, क्या कर रहे हो, लाइन इंटीग्रल, ऐसा भी आ सकता है या फिर ऐसा भी आ सकता है, किसी कर्व के ऊपर लाइन इंटीग्रल को डीएल वेक्टर से भी लिख देते हो और कई बार डीआर वेक्टर से भी, ठीक है। आप लाइन इंटीग्रल कर रहे हो किसी वेक्टर का किसी क्लोज लाइन के ऊपर, जैसे मान लो ये कोई क्लोज पाथ है, ठीक है, या फिर ये कोई क्लोज पाथ है, ऐसा नहीं कि स्ट्रेट लाइन, नहीं, स्ट्रेट लाइन क्लोज नहीं है, ध्यान रखना कि आपके पास इनिशियल और फाइनल पॉइंट आप डिसाइड नहीं करो, क्लोज पाथ है। तो जब भी ये सॉरी, ये जो निशान होता है ये क्लोज पाथ के लिए होता है। तो अगर आप किसी वेक्टर का क्लोज पाथ इंटीग्रल कर रहे हो, लाइन इंटीग्रल, तो कहता मान लो इसमें आपको दिक्कत आ रही है, मान लो आपको अभी देखेंगे कि दिक्कत क्या आएगी, ठीक है, क्वेश्चन भी करेंगे। सपोज आपको इसके अंदर दिक्कत है, तो कहता आप ऐसे मत करो, आप क्या करो, स्टोक्स थ्योरम ने क्या बताया, आप इस वेक्टर का ना कर्ल ले लो, पहले आप इस वेक्टर का क्या करो, कर्ल ले लो। इस वेक्टर का कर्ल लेने के बाद कुछ आंसर आएगा, उस आंसर को सरफेस इंटीग्रल कर दो, कहाँ, लेकिन ये सरफेस कौन सा, जो इसके बीच में फंसा है, ध्यान रखना, जो इनके बीच में फंसा है, ठीक है। तो आप क्या करो, इस सरफेस के ऊपर ओपन सरफेस, अब ये देखो, ये तो ओपन सरफेस बनेगा ना, क्लोज लाइन के बीच में जो सरफेस होता है, क्लोज लाइन के बीच में जो क्लोज कर्व के बीच में अगर लाइन इंटीग्रल देखो, उसके बीच में कुछ एरिया फंसेगा ना, ओपन सरफेस फंसेगा। तो आपने क्या करना है, ये यहाँ पे जो इंटीग्रेट करना है इसको, ये जो बीच में एरिया फंस गया ना, इसके ऊपर करना है। कैसे इंटीग्रेट करना है वो समझेंगे, ठीक है, बट आप फिलहाल तो थ्योरम समझ लो कि थ्योरम का मीनिंग है। बट पॉइंट क्या है, कई बार थ्योरम का क्वेश्चन आता है, पॉइंट ये है कि जो ये जो लाइन है ना, ये क्लोज होनी चाहिए आपके पास, ध्यान रखना स्टोक्स थ्योरम के लिए ये लाइन क्या होनी चाहिए, क्लोज होनी चाहिए। और उसके बाद आपके पास फाइनली एक थ्योरम बचती है, वो क्या है, ग्रीन्स थ्योरम, ठीक है। दोनों थ्योरम आपको समझ में आई, एक होती है आपके पास ग्रीन्स थ्योरम, ठीक है, एक होता है आपके पास ग्रीन्स थ्योरम। तो इस थ्योरम के अंदर क्या होता है, इस थ्योरम में क्या होता है, ये कहता है सपोज आप इंटीग्रल कर रहे हो ऐसे, f1 कोई f1 फंक्शन है, उसके साथ dx लगा हुआ है, प्लस f2 और ये कोई फंक्शन है x और y का, इसके साथ dy लगा हुआ है, ठीक है। ऐसे f1 और f1 dx dy ऐसे कुछ है, और आप किसी क्लोज लाइन के ऊपर क्या कर रहे हो, उसको इंटीग्रेट कर रहे हो,
ठीक है, किसी क्लोज लाइन के ऊपर आप क्या कर रहे हो, इसको इंटीग्रेट कर रहे हो। तो ये कहता है ऐसा इंटीग्रेट कर, ऐसे अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आ रही है, ऐसा करने में अगर कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो आप क्या करो, इसको ऐसे भी कर सकते हो, स्टोक्स थ्योरम के अकॉर्डिंग आप ऐसे कर सकते हो। अब देखो क्लोज लाइन रहेगी तो बीच में कुछ ना कुछ क्या करेगी, एक सेकेंड रुकना। हाँ, तो मैं बता रहा था आपको कि क्लोज लाइन है, ठीक है, इस क्लोज लाइन के ऊपर अगर आपने ऐसे आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप क्या करो, इस क्लोज लाइन के ऊपर बीच में कोई सरफेस बनेगा, उसके ऊपर इंटीग्रेट करो, सरफेस के ऊपर इंटीग्रेट करो। कैसे, आपने इस फंक्शन के साथ ऐसे करो, जो सेकंड फंक्शन है उसका डेरिवेटिव करो एक्स के रिस्पेक्ट में, माइनस, ठीक है, माइनस इसका डेरिवेटिव करो, इसका डेरिवेटिव करो आप वाई के रिस्पेक्ट में, और जो भी आंसर आएगा उसको डी एक्स और डी वाई के साथ क्या कर दो, डी एक्स और डी वाई के साथ क्या कर दो, सरफेस इंटीग्रल कर दो। तो दिस इज कॉल्ड ग्रीन्स थ्योरम। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, मैक्सिमम इन तीनों में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही होती है, ठीक है, गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये मैक्सिमम टाइम पूछी जाती है, बट तीनों का रोल है, कुछ भी पूछ सकता है, वो एक क्वेश्चन बनेगा गारंटीड, ठीक है, तीन में से एक क्वेश्चन, एक थ्योरम के ऊपर क्वेश्चन पक्का पूछेगा। तो आपको थ्योरम का मीनिंग पता होना चाहिए कि आपने क्या किया है, ठीक है। और यहाँ पे डी एक्स डी वाई मैंने आपको बताया कि आप क्या कर रहे हो, ऐसे नॉर्मल इंटीग्रेशन को आप क्या कर रहे हो, सरफेस इंटीग्रल के अंदर चेंज कर रहे हो। तो कभी भी क्लोज लाइन इंटीग्रल अगर आए, ठीक है, तो इस तरीके से हैंडल करना है। और अगर ये ऐसे वेक्टर की फॉर्म में गिवन हो, ऐसे वेक्टर की फॉर्म में, तो आप स्टोक्स थ्योरम का यूज़ कर सकते हो। कई बार तो क्वेश्चन ऐसा फ्रेम करेगा, आपको थ्योरम करनी ही पड़ेगी, यूज़ ही करनी पड़ेगी, ठीक है। आप ये नॉर्मल लेफ्ट साइड सोल्व कर ही नहीं पाओगे, आपको थ्योरम पे जाना ही पड़ेगा। तो ये थ्योरम थी। अभी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं क्या करूँगा, इनके क्वेश्चन डिस्कस करूँगा वन बाय वन, दो क्वेश्चन सभी के डिस्कस, दो क्वेश्चन इसके, दो इसके, ताकि आपको एग्जैक्ट आइडिया लगे कि थ्योरम्स को कैसे यूज़ करना है, ठीक है। थैंक यू, और प्लीज़ शेयर कर देना यार जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं उनके साथ, ठीक है। और लाइक कर दिया करो, सबसे पहले वीडियो को देखते लाइक कर दे, क्योंकि आपको पता है एट द एंड आपको कंटेंट अच्छा मिलने वाला ही है। कभी मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं आपको बेस्ट कंटेंट दूँ, ठीक है, ताकि आपको इधर उधर ना कहीं घूमना पड़े कि आप कहीं किसी और चैनल पे देख रहे हो या आपके पास मटेरियल की कमी लगे। नहीं, मैं चाहता हूँ कि आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड, बिल्कुल सीधी, जैसे होता है ना कि हाँ कि यार टाइम कम के अंदर अच्छा कंटेंट मिले, वो मेरी कोशिश है, ताकि आपका टाइम से जो गेट का एग्जाम है, जो आपकी गेट की प्रिपरेशन है, टाइम से कंप्लीट हो और आप टाइम से जो है टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, ठीक है, ठीक है। थैंक यू, और जितना ज़्यादा हो सकता है उतना शेयर करो, ताकि हमारे सब्सक्राइबर बढ़े और हम जितनी जल्दी हो सकता है लाइव आने की कोशिश करेंगे फिर, ठीक है। थैंक यू।